हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लीगल कोड ई लर्निंग अगेन। आई एम आशु आरलवानिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमेशा की तरह एक हॉट टॉपिक, और इस हॉट टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता। कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इवन सबने सुना होगा जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शन हमेशा की तरह हम बिल्कुल कवर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। बस आप बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। तो सबसे पहले देखते हैं आउटलाइंस वी विल डिस्कस अबाउट। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा अगर हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूसीसी वहां पे कहां मेंशन है या है भी कि नहीं है, इसके बारे में भी जानेंगे। इंडिया को इस समय समान नागरिक संहिता मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है, और भारतीय नागरिक मामलों में आपको पता होगा दो तरीके के मैटर होते हैं, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स। तो यहां पर सिविल मैटर्स की जब बात करें तो यूसीसी का क्या स्टेटस है अभी, और इस समय एक ये भी देखना है कि समान नागरिक संहिता कहीं ऐसा तो नहीं है हमें जरूरत नहीं है अभी, फिर भी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जानेंगे और एंड में हम बात करेंगे कि ये पॉइंट यूसीसी के बारे में इस समय क्या बात है जो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सुर्खियों में क्यों है। एंड फाइनली प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को देखते रहिए टिल द एंड। देखिए जब हम यूसीसी के बारे में बात करते हैं, मतलब कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, कुछ कॉमन लॉज हैं, कुछ कानून हैं जो भारत के समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियन। मतलब कि कहने का यह है, आप सब जानते हैं हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ठीक है, हम यहां पर रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और अगर कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी रिलीजियन में कोई चीज सही है लेकिन किसी चीज में वो गलत है, लेकिन उनको जब इंडिविजुअली देखा जाता है तो भारत के कानून के दृष्टिकोण से वो चीज उनके रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिसेस को ब्रीच कर रही होती है, ठीक है। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा कि सिख लोग होते हैं, वो एक कटार रख के घूमते हैं, दिस इज द रिलीजियस मैटर्स, ठीक है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो कोई भी इंसान इतना बड़ा चाकू या कटार लेकर के चलता है तो वो उसके लिए रिलीजियस मैटर नहीं है, रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो इसको हम कहीं ना कहीं क्रिमिनल उसमें भी प्रोसीजर में डाल सकते हैं। लेकिन सिखों का एक पवित्र, एक आप कह सकते हैं बिलोंगिंग है क्या, कटार। तो इसी तरीके से अलग अलग रिलीजियस में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो अगर भारत के कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो गलत है। लेकिन यहां पर बात यही चल रही है कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, धर्म को ध्यान में न रखते हुए भारत के समस्त नागरिकों पर ऑल ओवर इंडिया समान रूप से लागू हो। यही है यूसीसी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो पार्ट 4, आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 भाग हैं, उनमें से जो चौथा भाग है उसका आर्टिकल 44 देख लीजिए, आपको यूसीसी वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये किस पोर्शन में है आपको पता होगा। पार्ट 4 किससे डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये है क्या एग्जैक्टली, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 44 ऑफ COI, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि राज्यों को यूसीसी मतलब कि समान नागरिक संहिता को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को, पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी लोगों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करनी है। यह किसका काम है, राज्य का। और ये किसके अंदर आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन लास्ट पॉइंट है टिल डेट नो एक्शन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड। ये हमारे संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है, ऐसा अनुच्छेद है 44 जो आज तक लागू नहीं हुआ है। यही है यूसीसी और इसी की वजह से हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आगे की बात मैंने पहले ही बता दी है, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर शुड बी ए यूसीसी। देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए अगर भारतीय संविधान की माने तो। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए यहां पर एक बात आती है डीपीएसपी, दिस इज एब्रिविएशन फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो इसमें जो गाइडलाइंस हैं पार्ट 4 के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी गाइडलाइंस दी हुई है संविधान में, वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है, आपको करनी है तो कीजिए, जरूरत महसूस होती है तो कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। लेकिन यहां पर अब एक चीज और डिस्कस करेंगे कि यूसीसी की इस समय जरूरत क्या है। तो देखिए जरूरत को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे देश में आपने एक बहुत पॉपुलर वर्ड सुना होगा सेक्युलर, मतलब कि पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष है हमारा देश, और गणतंत्र है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में मुझे बताएं अभी के अभी,
ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सेक्युलर रिपब्लिक अगर कोई कंट्री है, किसी को अगर पंथ निरपेक्ष और गणतंत्र का दर्जा मिला हुआ है, तो वहां पर सभी के लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड अदर थिंग्स। मतलब कि हम पंथ या किसी और चीज को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए अलग अलग कानून नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी, यहां पर एक जो प्रॉब्लम है वो है जेंडर जस्टिस वाली, ठीक है। जेंडर जस्टिस हमारे देश में होता रहा है। होता कैसे है कि कुछ लोग हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे और अलग अलग तरीके से जो भी प्रैक्टिसेज हैं उनके अपने अपने पंथ में, उनके हिसाब से वुमेन राइट मतलब कि महिलाओं के अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। किसके नाम पर? धार्मिक कानूनों के नाम पर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पर, ठीक है। और सो मेनी प्रैक्टिसेस अंडर रिलीजियस ट्रेडिशंस आर एट ऑड्स विद द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द सीओआई। जब हम भारतीय संविधान के द्वारा दिए हुए मौलिक अधिकारों की बात करते हैं जो हर किसी को इंडिविजुअली मिले हुए हैं, तो ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं उनको भी ब्रीच करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चलना चाहेंगे तो आपको वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं सॉरी, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो एक बहुत ही अजीब दुविधा है। आज के मॉडर्न एज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी इनफ, ठीक है। तो ये तो रही हमारी राय, आपकी राय क्या है कमेंट में बता सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट मतलब कि सरकार को इस बात के लिए बार बार निर्देश दे रही है कि किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि एक जजमेंट था शाह बानो केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस और अपने समय का बहुत ही टॉक ऑफ द टाउन केस था। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, इट वॉज द टाइम ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो वहां पर क्या हुआ था कि एक शाहबानो महिला थी, उनकी एज भी अच्छी खासी थी और उस टाइम पर उनके पति ने उनको तलाक वगैरह दे दिया था, ठीक है। तो डिवोर्स वगैरह जो दे दिया था, तो उसके बाद में वो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो होते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जो खर्चा उठाने वाली बात होती है, उसके लिए वो अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से या शरीयत के हिसाब से उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको न्याय मिले। लेकिन उनको जो भी रिलीजियस जो उनके जो ऊपर उलेमा होते हैं, मौलवी होते हैं, आई थिंक सो, तो उन्होंने उनको न्याय में मतलब इन चीज़ों के लिए मना कर दिया इस्लाम के नाम पर। अब बाद में क्या हुआ कि उनको फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने वहां पर क्या चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय संविधान के दायरे में रह करके उनके अधिकारों की रक्षा की गई और उनको कंपेंसेशन और मेंटेनेंस देने की बात आई। अब हुआ गया था कि यहां पर जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया, तो जो भी मौलवी वगैरह जो उसकी देखरेख कर रहे थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि एक भारतीय न्यायालय हमारे शरीयत के मामलों में कैसे दखलंदाजी कर सकती है। तो इस बात से अब इट वॉज स्ट्रेटजी एंड प्रोपेगेंडा, आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वॉज दैट कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार के टाइम में पलट दिया गया था, ठीक है। तो दिस वॉज वेरी टॉक ऑफ द टाउन एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस फॉर द केस स्टडी। तो यहां पर अगर यही बात आ रही है कि अगर यूसीसी होता तो यूसीसी के हिसाब से डायरेक्ट कोर्ट ही इस पर फैसला सुनाती। तो सरकार ऐसा कब कर पाई? जबकि भारतीय संविधान का जो एक फॉर्मेट है, एक स्वरूप है, वो सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। तो भारत के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट उस समय ऐसा कर पाई। तो ये था अबाउट यूसीसी। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या भारतीय कानून में समान नागरिक संहिता के नाम पर कुछ कानून ऐसे हैं जो समस्त नागरिकों पर, जो भी भारत के नागरिक हैं, उन पर समान रूप से लागू होते हैं अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। देयर आर वेरियस एक्ट्स जो आपकी स्क्रीन पर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, प्रोसीजर कोड है, गुड्स एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सबको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कोई भी पूछ सकता है। स्पेशली यू आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर आपके पास लॉ का ऑप्शनल है यूपीएससी में, आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं उन बातों के बारे में कि इस समय सही मायने में देखा जाए तो समान नागरिक संहिता मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू क्यों नहीं करना चाहिए, इस समय क्यों जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि हमारे देश का जो संविधान है उसका जो स्वरूप है वो सेक्युलरिज्म वाला है, ठीक है। और सेक्युलर का मतलब यह है कि पंथ निरपेक्षता। तो यहां पर क्या है कि आपको पता है कि बहुत डाइवर्सिटी है देश के अंदर, तो अगर हम समान नागरिक संहिता लाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के पंथ हैं, उन पर सवाल उठ जाएंगे, ठीक है। वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठ जाएंगे। और एक दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो भिन्नता है, उससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इससे क्या है कि आपस में कोलैप्स हो सकता है और देश में झगड़े हो सकते हैं। और भारतीय राष्ट्र की इंटीग्रिटी मतलब कि जो क्षेत्रीय अखंडता के लिए यह बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई कानून अभी लागू ना हो। तो यहां तक मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। अब यहां पर बात आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। तो
तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि बात हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी का हिस्सा है। पार्ट 4 आर्टिकल 44 जो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही आता है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से रिलेटेड क्या भी प्रोविजंस हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई डिस्कस्ड अबाउट शाहबानो केस, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज वन क्वेश्चन, डिस्कस व्हाई इज यूसीसी नॉट डिजायरेबल फॉर इंडिया एट दिस पॉइंट। इस बारे में बात कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अनुमान लगाइए कि इस समय भारत में यूसीसी की जरूरत क्यों नहीं है। तो ये था एवरीथिंग अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए माय लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।